Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Now we will discuss the promises of distributed database system कि जब एक distributed database system डिज़ाइन किया जाता है तो distributed databases और DBMS हम से क्या क्या promises करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो इन चीज़ों का होना एक DBS में लाजमी अमर है. So we have certain types of things starting with transparent management of distributed data, रिलायबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इजी सिस्टम एक्सपेंशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इम्प्रूव शेयरेबिलिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. Starting with transparent management of distributed data. Transparency refers to separation of higher level semantics of a system from the lower level implementation issues. इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि लो लेवल जिन्हें कहते हैं, जैसे आप असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है उसको हायर लेवल लैंग्वेज से अलग रखा जाता है. इसी तरह यहाँ पे भी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उन इश्यूज को जो हायर लेवल है सिमेंटिक्स मतलब जो कि यूज़र जिनको देख रहा होता है उन चीज़ों को टेक्निकल चीज़ों से आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है. द मेन थिंग इज़ कि ट्रांसपेरेंट का मतलब है हाइड करना. जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं जो कि टेक्निकल डिटेल्स हैं वो यूज़र से हत्तुल इम्कान हाइड रखनी है. क्यों हाइड रखनी है? ताकि यूज़र को यूज़ करते हुए किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो बेसिक टेक्निकल डिटेल्स हैं वो यूज़र से हिडन होनी चाहिए ताकि यूज़र को समझने में उसको यूज़ करने में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट ना हो और इजीली उसको यूज़ करे, उससे फेड अप ना हो जाए. लेट अस से ट्रांसपेरेंसी क्या होगी. हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें डिफरेंट लोकेशंस हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, जहाँ पे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है. अब हम ऐसा करते हैं कि जो इस्लामाबाद वाली डेटाबेस है उसमें एक एम्प्लॉय का टेबल है और उस एम्प्लॉय के टेबल में सिर्फ इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ का डेटा है. इसी तरह लाहौर में जो एम्प्लॉय का टेबल है उसमें लाहौर वाले एम्प्लॉयज़ का डेटा है. कॉलम सेम है पर डेटा में फ़र्क है. कराची वाले जो लोकेशन है उसमें सिर्फ कराची वालों का डेटा है और कोयटा वाली लोकेशन में सिर्फ कोयटा के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है. अब एक क्वेरी यूज़र देखना चाहता है कि डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ इस्लामाबाद. अब यूज़र क्या क्वेरी करेगा? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद. अब यूज़र जो है वो उसने बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया कि इस्लामाबाद वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगी? इस्लामाबाद लोकेशन से. तो लोकेशन का जिक्र जो है वो सर्वर का जिक्र यूज़र ने क्वेरी लिखते हुए नहीं किया. उसने सिर्फ ये कहा कि भाई मुझे फलाना डेटा चाहिए. कहाँ से आएगा? ये चीज़ बेसिकली लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है और इस चीज़ को हैंडल करना DBMS की जिम्मेदारी है. DBMS देखेगा कि वो जो डेटा यूज़र फेच करना चाह रहा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. तो ये वाली इंफॉर्मेशन कि डेटा कहाँ से लेके आना है, दिस इज़ नन ऑफ द यूज़र्स बिजनेस. यूज़र सिर्फ बताएगा कि ये वाला डेटा लेके आओ. बैक एंड पे किस लोकेशन पे वो डाटा पड़ा हुआ है ये सिस्टम खुद जो है वो मैनेज करेगा. तो बेसिकली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़र से हमने क्या रखनी है? हिडन रखनी है ताकि यूज़र जो है वो उसको यूज़ करने में आसानी हो. वरना इस तरह हर डेटा की लोकेशन याद रखना यूज़र के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा. ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की कुछ टाइप्स हैं. वन इज़ डेटा इंडिपेंडेंस, नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी होती है, एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी होती है और देन वी हैव अ फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो दो तरह की होती है. वन इज़ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड अदर इज़ बेसिकली फिजिकल. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहती है कि रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन टू चेंज इन लॉजिकल स्ट्रक्चर. मतलब ये कि अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज आता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं डेटाबेस स्कीमा को. डेटाबेस स्कीमा में क्या चेंज आ सकता है कि कॉलम की डेटा टाइप चेंज हो सकती है, कॉलम ऐड हो सकता है, कॉलम रिमूव हो सकता है, नया टेबल ऐड हो सकता है. तो बेसिकली स्कीमा में स्ट्रक्चर में चेंजेस जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाती हैं. अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो जो यूज़र एप्लीकेशन है, जो यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वो एप्लीकेशन जो है वो उसकी सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े. मतलब कहने का ये है कि अगर बैक एंड पे कॉलम हम ऐड करते हैं तो जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए.
छोटी सी एग्जांपल ऐसे है तो फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं तो फेसबुक हमें हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप 2 मिनट रुकें मैं डेटाबेस में चेंज कर लूँ। नहीं, आप 24/7 फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, बैक एंड में स्कीमा में लाजमी चेंजेस होती होंगी पर जो एंड यूज़र है वो उससे अफेक्ट नहीं होता। दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या कहती है? Physical data independence, on the other hand, deals with the hiding detail of storage structure from user application. Storage structure का मतलब ये है बेसिकली आपका डेटा जो है फिजिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस ड्राइव में पड़ा हुआ है, किस तरह से स्टोर्ड है, सॉर्टेड है, इंडेक्स्ड है, हैश्ड है। ठीक है, अगर आप उसको चेंज भी करते हैं तो यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, जो फ्रंट एंड यूज़र है, वो उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, जो बेसिकली वही डेटा इंडिपेंडेंस है जो आप डेटाबेस के कोर्स में पहले से पढ़ के आ चुके हैं। 3 लेवल आर्किटेक्चर में 3 लेवल आर्किटेक्चर बेसिकली क्या था कि आपके स्कीमा को, सिस्टम को 3 लेवल में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट लेवल इज एक्सटर्नल लेआउट। एंड यूज़र वो होता है जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक को यूज़ करने वाले हम हैं तो वी आर एंड यूज़र। आप एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे जो बिलिंग कर रहे होते हैं वो एंड यूज़र हैं। अब वो बिलिंग जो करने वाला है उसको नहीं पता कि बैक एंड पे टेबल कौन से हैं, उसको डेटाबेस का नहीं पता। तो इसी तरह जो एंड यूज़र है, हमें नहीं पता फेसबुक में क्या कॉलम्स हैं, कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं, या यूट्यूब के कौन कौन से स्कीमा में टेबल पड़े हैं। ठीक है, तो एंड यूज़र का सिर्फ काम होता है एप्लीकेशन को यूज़ करना, उसको बैक एंड की इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसमें मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैश एंड कैरी की बात करते हैं तो उसमें मैनेजर का व्यू अलग होगा कि वो चेंजेस भी कर सकता है, कैशियर का व्यू अलग होगा, बिलिंग का व्यू अलग होगा। तो एक एप्लीकेशन के मल्टीपल व्यूज़ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेयर में बेसिकली डेटाबेस स्कीमा होता है, और डेटाबेस स्कीमा का मतलब है कि आपके टेबल्स, उनके कॉलम्स, उनकी डेटा टाइप्स, और टेबल में कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट डेटा। डेटा के अलावा जितना भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्कीमा में आती हैं। तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्चुअल लेयर। देन वी हैव फिजिकल स्टोरेज लेयर। बेसिकली उसमें ये होता है कि डेटा फिजिकली कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है, सॉर्टेड है या नहीं सॉर्टेड, इंडेक्स्ड है। इंडेक्स बेसिकली एक टेक्निक है डेटा को स्टोर करवाने की। हैशिंग है ताकि डेटा जल्दी व्यू किया जा सके। ये बेसिकली डेटा को फिजिकली स्टोर करवाने का एक तरीका है। अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है? डेटा इंडिपेंडेंस ये कहता है कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं इनकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बैक एंड पे कोई चेंजेस करनी है, मतलब कि आपने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज करना है। लेट्स मैं ये वाला कॉलम डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं इनकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन हमेशा चलती चाहिए, हमेशा ठीक चलनी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंज करें और एप्लीकेशन व्यूज़ में फ़र्क ना पड़े, दैट इज़ नोन एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है कि डेटा मेरा अनसॉर्टेड था, मैं उसको चेंज करके कैसे स्टोर करवा देता हूँ? सॉर्टेड स्टोर करवा देता हूँ। तो डेटा फिजिकली चेंज होगा। जब सॉर्टिंग से अनसॉर्टिंग या अनसॉर्टिंग से सॉर्टिंग की तरफ मैं आऊँगा तो ये वाली एप्लीकेशन जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक बात हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बेसिकली सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का क्या फ़र्क है। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का ये फ़र्क है कि लेट्स से कि आपके पास नाजरा का डेटा है, दैट इज़ इन अनसॉर्टेड फॉर्म। अगर अनसॉर्टेड फॉर्म है तो आपके पास 22 करोड़ रिकॉर्ड होंगे, उसमें से मैंने ढूंढना है मोहम्मद अली। तो उसका मतलब है उसको पहले से लेकर 22 करोड़ आखिरी रिकॉर्ड तक सारे सारे रिकॉर्ड वन बाय वन देखने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर डेटा सॉर्टेड है तो मोहम्मद अली को सिर्फ एम वाले रिकॉर्ड में देखेगा, बाकी ए बी सी जी वाले रिकॉर्ड में उसको नहीं सर्च करेगा, सिर्फ एम वाले में सर्च करेगा और डायरेक्ट एम वाले पे ही जाएगा। तो अगर एम में हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके अलावा वो उसको सर्च नहीं करेगा। तो सर्चिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। देन वी हैव नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट में नेटवर्क जो है वो लाजमी होता है। In distributed environment, it is preferred that user should be protected from the operational detail of network। के यूज़र जो है नेटवर्क पे जिस तरह के भी ऑपरेशन हो रहे हैं यूज़र का उनसे कतई ताल्लुक़ होना लाजमी है।
उन चीज़ों को यूज़र से हमने क्या रखना है, हाइड रखना है कि नेटवर्क बेसिक जो ऑपरेशन है वो यूज़र उनको हैंडल ना करे। उनको कौन हैंडल करेगा, डीबीएमएस हैंडल करेगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज रेफर्ड एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। के नेटवर्क ऑपरेशन जितने भी हैं वो यूज़र से अगर हिडन रखेंगे तो उनको हम बेसिकली क्या कहेंगे, नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी जो है वो दो कैटेगरीज में डिफाइन की जाती है। वन इज लोकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड अदर इज नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी इज वेरी सिंपल। जैसा कि हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशन पे, ए पे, बी पे, सी पे, और ये 4 लोकेशन पे डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब यूज़र क्वेरी करेगा तो यूज़र ने लोकेशन का नाम नहीं बताना, यूज़र ने सिर्फ बताना है मुझे ये वाला डेटा चाहिए। अब सिस्टम की मर्जी है कि वो किस लोकेशन से डेटा लेके आता है, ये हमने नहीं बताना कि कहाँ पे डेटा स्टोर्ड है। हमने सिर्फ डेटा फेच करना है, किस लोकेशन से डेटा लेके आना ये यूज़र ने नहीं बताना। दिस इज नोन एज लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। कि लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र प्रोवाइड नहीं करेगा, वो यूज़र से हिडन रखनी है, वो यूज़र डीबीएमएस देखेगा। तो दिस इज नोन एज लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। अगर हम लोकेशन देना शुरू कर दें तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यूज़र टू रिमेंबर ऑल द लोकेशंस। देन वी हैव नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। अगेन, नेमिंग ट्रांसपेरेंसी मीन यूनिक नेम इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। इसका क्या मतलब है? अब लेट से कि मेरे पास एक लोकेशन ए है, एक लोकेशन बी है और एक लोकेशन सी है। अब यहाँ पे भी डेटाबेस पड़ी है, बी पे भी डेटाबेस पड़ी है और सी पे भी डेटाबेस पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का और यहाँ पे भी मेरे पास डेटाबेस में टेबल है एम्प्लॉय का और यहाँ पे भी मेरे पास डेटाबेस का टेबल है एम्प्लॉय का। अब क्योंकि इन तीनों लोकेशंस को एक मेन सर्वर जिसे मास्टर डेटाबेस कहा जाता है वो इसको हैंडल करेगा, तो उस सर्वर पे इन सारों की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि वो ईएमपी जब 2 दफ़ा आएगा तो एक चीज़ का नाम रिपीट नहीं हो सकता डेटाबेस में। तो इसका मतलब है वो इसको emp डॉट ए कहेगा, इसको emp डॉट बी कहेगा और इसको emp डॉट सी कहेगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली इन एम्प्लॉय के टेबल के नाम जो है उसको क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। पर यूज़र जब क्वेरी करेगा तो यूज़र सिंपली क्या करेगा कि भाई मुझे एम्प्लॉय का टेबल दिखाओ। अब एम्प्लॉय ए से लेके आना है, एम्प्लॉय बी से लाना है या एम्प्लॉय सी से लाना है, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़र प्रोवाइड नहीं करेगा। दिस इज नोन एज नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। कि अगर आपने नेम चेंजेस किए हैं तो यूज़र का उन चेंज नामों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यूज़र सिर्फ मेन क्वेरी करेगा, डेटा फैच करके लाना जो है वो सिस्टम की जिम्मेदारी है।